हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी लोकवाणी की पाठ या कविता ऐसा भी होता है इसके चरण को पढ़ेंगे, कठिन शब्द के अर्थ को जानेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन और सरल अर्थ किस तरह से लिखना होगा वो भी देखेंगे। और आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के आखिरी सेशन में इस कविता के प्रश्न और उत्तर। हम प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको रीडिंग करके बताता हूँ। ऐसा भी होता है, गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घे, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पाखेरू, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन, तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का उड़ा पखेरू, देखता रह गया ठगासा तरु, डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। और प्रिय छात्रों, हम सबसे पहले आप ये जान ले कि ये कविता हाइकू शैली में लिखी गई है। हाइकू जापान की प्रसिद्ध काव्य विधा है। जैसे उर्दू में नज़म, गज़ल, हज़ल, मरसिया, कसीदा होती है, उसी तरह से हिंदी में और जापान की प्रसिद्ध काव्य ये विधा है जिसे हाइकू कहते हैं। इसमें बहुत कम लफ्ज़ होते हैं और इनका मैसेज बहुत गहरा होता है। ये कम शब्दों में ज़्यादा संदेश देते हैं। तो हम प्रत्येक हाइकू को आसान भाषा में समझेंगे। ये चरण नहीं है, जितने सारे अभी 11 आपको पूरे कविता में नज़र आ रहे हैं, ये हर चरण हर हाइकू है, यानी कविता है। और हर हाइकू का एक अपना अलग सा टॉपिक है जो कम शब्दों में बहुत ज़्यादा संदेश दे रहे हैं। अब इसमें हाइकू एक, गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार। इसमें कुछ शब्द है। गरजे यानी ज़ोर से गड़गड़ाना, मेघ यानी बादल, सहम कर यानी डर जाना, कांपी यानी हिलने लगी, कच्ची दीवार मिट्टी की कमज़ोर दीवार। इस हाइकू में कवि बताते हैं कि जब आसमान में बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगते हैं तब मिट्टी से बनी वो कमज़ोर दीवारें डर के वजह से कांपती हुई नज़र आती है कि अब मेरा क्या होगा। ये कच्ची दीवार मनुष्य की कमज़ोरी का भी प्रतीक है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि कमज़ोर मनुष्य इसी तरह आफत आने के बाद, थोड़ी मुसीबत आने के बाद कांपने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपको 2 नंबर के लिए हिंदी में सरल अर्थ पूछा जाता है। आपको 2 कविताएं पूछी जाएंगी और 2 में 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें सरल अर्थ पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसा होगा कि कविता के अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, या फिर कविता में प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो सरल अर्थ हम इस हाइकू का कैसे लिखेंगे? जब बादल तेज गरजते हैं तब मिट्टी की बनी कमज़ोर दीवार कांपने लगती है। यह हाइकू सिखाता है कि कमज़ोर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में जल्द घबरा जाता है। अब हाइकू 2 यानी चरण 2, आके पसरी थकी हरी किरण धरा की गोद। इसमें कुछ कठिन शब्द है। पसरी फैल गई, हरी किरण हरियाली देने वाली सूर्य की किरण, धरा यानी पृथ्वी, गोद यानी आंचल, सहारा। इसका अर्थ ऐसे होता है कि सुबह की जो नाजुक और कोमल सूरज की किरणें धरती पर फैल जाती है, ऐसा लगता है जैसे ये किरणें दिन भर थकी हुई थी और अब ये किरणें धरती की गोद में आराम कर रही है, आराम करने आई है। कवि ने
इस नेचर का बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर पेश किया है। अब अगर इसका सरल अर्थ आपसे पूछा गया तो आप कैसे कहेंगे हिंदी में कि कवि इन पंक्तियों में, इन हाइकू में कहना चाहता है कि सूरज की कोमल किरणें धरती पर फैल जाती है, ऐसा लगता है कि वे धरती की गोद में विश्राम कर रही है। प्रकृति का ये दृश्य बहुत सुंदर और मनमोहक है। अब हाइकू नंबर 3 यानी चरण 3, करते तरु उजड़ा आशियाना रोए परिंदे। इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे तरु वृक्ष, याद रखना तरु यानी वृक्ष, आशियाना यानी घर, इनका घोंसला, परिंदे यानी पक्षी, उजड़ा यानी नष्ट होना। इस हाइकू में कवि कहना चाहते हैं कि जो दरख्त है उसकी कटाई के कारण परिंदों के घोंसले उजड़ जाते हैं। अब वो बेघर हो जाते हैं, बहुत दुखी होकर रोते भी हैं। और ख़ास करके कवि इस हाइकू के अंदर आपको संदेश दे रहा है कि हमको अपने माहौल की, अपने कुदरत की हिफाजत करना चाहिए, दरख्तों की कटाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसका सरल अर्थ लिखने के लिए कहा तो आप कैसे लिखेंगे? कवि इन चरणों में या चरण में कहना चाहता है कि जब पेड़ काट दिए जाते हैं तब पक्षियों के घर भी नष्ट हो जाते हैं, बेघर पक्षी दुखी हो जाते हैं, इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हाइकू नंबर 4, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। इसमें कुछ कठिन शब्द है, याद रखिए। माटी यानी मिट्टी, गुमान यानी घमंड, कद काठी मतलब शरीर का आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा छोटा होता है, इस तरह से। अब इसका मतलब ऐसे होता है कि इंसान का जो जिस्म है वो मिट्टी से बना हुआ है। कुदरत ने, ये अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को मिट्टी से बनाया है। अब ये एक दिन फना हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कोई कीमत नहीं है, मिट्टी से बना मिट्टी में चला जाएगा। इसलिए सुंदर शरीर पर या ऊंचे कद पर या हेल्दी होने पर या हमारे जिस्म का अच्छा होने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आखिर ये मिट्टी का बना हुआ है, कभी भी मिट्टी में जाकर मिल सकता है। और अगर हमें सरल अर्थ आता है लिखने के लिए, प्रश्न ऐसा होगा कि इस चरण का सरल अर्थ या भावार्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? कवि इस हाइकू में कहना चाहता है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, इसलिए अपने रूप, कद या शरीर पर घमंड करना उचित नहीं है। विनम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। अब हाइकू नंबर 5, डाकिया चला बाटने सुख दुख भर के झोला। इस कविता में, इस चरण में यानी हाइकू नंबर 5 में कुछ कठिन शब्द है। डाकिया पत्र पहुंचाने वाला, बांटना यानी पहुंचाना, झोला यानी थैला। अब इसका मतलब ऐसे होगा, डाकिया ने के पास जो झोला होता है उसमें बहुत सारे पत्र होते हैं और वो पत्र बांटता है। किसी के पत्र में खुशी की खबर होती है तो किसी के पत्र में गम की खबर होती है। तो डाकिये को यहाँ पर दुख और सुख बांटने वाला कहा गया है, यानी वो खुशी भी लाता है और गम भी लाता है। डाकिये के हाथ में गम और खुशी के दोनों के पत्र होते हैं। सरल इस प्रकार लिखेंगे कि कवि इस हाइकू में कहना चाहता है, डाकिया केवल पत्र नहीं पहुंचाता बल्कि लोगों की खुशियाँ और दुख भी उनके घर तक पहुंचाता है। उसका कार्य समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। हाइकू नंबर 6, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। कुछ कठिन शब्द, संस्कार यानी अच्छे गुण, तिजोरी यानी खजाना, लुट गया सब कुछ खो दिया। अब इस हाइकू का मतलब ये होता है कि आज हमारे समाज में अच्छे अखलाक वाले कम होते जा रहे हैं, बद अखलाक वाले बढ़ते जा रहे हैं। जब इंसान अपने अखलाक को खो देता है तब वो हकीकत में सबसे बड़े नुकसान उठाता है ना। इसलिए कहा गया कि तुम अखलाक की ऊंची चोटी पर पहुंच जाओ तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देखकर आपके दीन में दाखिल होंगे। इसलिए आपके संस्कार हमेशा ऊंचे होना चाहिए।
अगर आपसे कहा गया कि इस हाइकू नंबर 6 का सरल अर्थ लिखिए तो कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में कवि इस हाइकू में कहना चाहता है, धन खोने से अधिक दुखद संस्कारों का खो जाना है। अच्छे संस्कार ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। हाइकू नंबर 7, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि यानी सूरज, निर्मल यानी स्वच्छ, अर्घ्य यानी सम्मानपूर्वक अर्पित जल, यानी फव्वारों की शक्ल में छिड़कना, पानी को छिड़कना इज्जत के साथ। इसका मतलब होता है कि सूरज अपनी जो रोशन किरणें हैं वो पूरी ज़मीन को, पृथ्वी को देखकर उसको रोशन करता है, उसको उजाला देता है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी किरणों के ज़रिए इस धरती को अर्घ्य अर्पित कर रहा है, यानी जल पानी दे रहा है रोशनी देकर। अब इसका सरल अर्थ अगर लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे? कवि इस हाइकू में कहना चाहता है कि सूर्य अपनी स्वच्छ किरणों से पृथ्वी को प्रकाश देता है। कवि ने इसे अर्घ्य अर्पित करने के समान सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। अब हाइकू नंबर 8, खुली आंखों ने जीवन भर के देखे सपने। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कुछ शब्द है इसमें, जैसे खुली आंखें मतलब जागते हुए, बंद सपने यानी ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होते हैं। अब इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी आँख खोल कर ऐसे सपना देखता है जो कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे जीवन के अंदर ये भी इस कड़वी सच्चाई है कि इंसान अच्छे अगर सपने देखता है तो वो भी जीवन में कभी कभी पूरे नहीं होते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें जो पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको हद दर्जे कोशिश करना चाहिए कि अपनी जायज़ तमन्नाएं पूरी हो, और अगर ऐसा कोई सपना अधूरा रह जाता है तो एक ही सपने के पीछे अपनी बकिया ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे सरल अर्थ लिखने के लिए कहा गया तो कैसे लिखेंगे? हर व्यक्ति जीवन में अनेक सपने देखता है, परंतु सभी सपने पूरे नहीं होते, इसलिए मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाइकू नंबर 9 या 9, बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। पतंग यानी काइट, डोर यानी धागा, गगन यानी आकाश। अब इसका अर्थ ऐसा होता है, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि बच्चे पतंग की तरह होते हैं, नहीं वो पतंग और बच्चों को एक दूसरे से तशबीह दे रहा है। जिस तरह से बच्चे पतंग उड़ाते हैं उसी तरह से एक बच्चा है और उसकी डोर माता पिता के हाथ में होती है। बच्चे का पूरा मार्गदर्शन, पूरा गाइडेंस माता पिता करते हैं। जब उसको सही गाइडेंस मिलता है तो वो बच्चा जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूता है। अगर मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहूँ तो ऐसा करूँगा कि बच्चे पतंग के मानिंद होते हैं और उनकी डोर माता पिता के हाथों में होती है, और अगर उनके माँ बाप अच्छा गाइडेंस करेंगे और बच्चे उस पर अमल करेंगे तो वो बच्चे यकीनन आसमान की तरक्की को छुएंगे, उनकी तरक्की होगी ज़रूर। अगर आपको इस चरण का अर्थ लिखने के लिए आएगा तो शॉर्ट में हिंदी में कैसे लिखेंगे? कवि कहना चाहते हैं कि इस हाइकू में बच्चे पतंग के समान होते हैं और माता पिता उनकी डोर। माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हाइकू नंबर 10, उड़ा परिंदा देखता रह गया ठूंठ सा तरु। परिंदा यानी पक्षी, ठूंठ यानी सूखा तना, तरु यानी वृक्ष। अब इसका अर्थ ऐसे निकलता है हाइकू का, हमने देखा है कि हाइकू के बहुत कम शब्द है लेकिन उसका जो मतलब है बहुत गहरा हो रहा है, बहुत गहरे अर्थ निकल रहे हैं। अब इसका अर्थ होगा कि जब दरख्त सूख जाता है या उसको काट दिया जाता है तब पक्षी उसे छोड़कर उड़ जाते हैं। हालांकि अभी तक क्या कर रहा था, उनको फल दे रहा था, छाया दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पत्ते या टहनियाँ काट दी जाती है, जब वो छांव और फल देने के लायक नहीं होता है, तब क्या उसको परिंदे छोड़कर चले जाते हैं। अब वो सूखा पेड़ अकेला रह जाता है,
उस चटियल मैदान में। यह प्रकृति की पीड़ा का मार्मिक चित्र है। यानी ये जो चित्र मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक फल रहते हैं, छाया रहती है, लोग आपसे चिपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उजड़ जाते हो, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ये कुदरत की कड़वी सच्चाई है कि लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। अगर इसका सरल अर्थ लिखने के लिए आपको आया तो कैसे लिखेंगे? पेड़ के सूख जाने पर पक्षी उसे छोड़ देते हैं। अकेला पेड़ सब कुछ होते हुए भी असहाय दिखाई देता है, इसलिए पेड़ों की रक्षा करना आवश्यक है। हाइकू नंबर 11 आखिरी हाइकू है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया यानी माँ, वृद्धाश्रम यानी बुजुर्गों का आश्रम, चिट्ठी यानी पत्र। अब इसका मतलब तो बहुत गहरा होता है भाई। इस पर अगर आप बोलना चाहे तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं कि इसका जो मतलब है बहुत जज्बाती है। जब वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को हम छोड़ कर आते हैं, वो अपने बेटे को पत्र लिखकर पूछती है कि बेटा तुम्हारे हाल कैसे हैं, जबकि बेटे ने क्या किया, उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आया है। इसमें माँ का प्रेम और बेटे की उपेक्षा दोनों दिखाई देते हैं। माँ का प्यार और बेटे की तनकीद दोनों नज़र आते हैं कि माँ का जो प्यार है वो कभी मिटता नहीं है, और एक जो बेटा है जो माँ को छोड़ आया है। तंज भी है एक तरह का कि हमें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए। यह हाइकू में हमें अपने माँ बाप की खिदमत और उनको इज्जत देना चाहिए, ऐसा संदेश दिया हुआ है। किसी भी हाल में अपने माँ बाप को जब वो बूढ़े हो जाते हैं दूर नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट में आपको सरल अर्थ लिखने के लिए कहा गया तो ज़रूर इस तरह से लिखिए। कवि इस हाइकू में कहना चाहता है, वृद्धाश्रम में रह रही माँ अपने बेटे का हाल पूछती है। यह हाइकू हमें याद दिलाता है कि माता पिता का सम्मान करना और उनका साथ देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के सभी हाइकू हमारे जीवन में बहुत अहमियत के हामिल है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि प्रकृति की रक्षा करो, घमंड ना करो, अच्छे अखलाक संस्कार अपनाइए, माता पिता का सम्मान करें, पर्यावरण बचाए, जीवन में विनम्र और संवेदनशील बने। मुझे आई होप कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है प्रश्न उत्तरों की। आगे प्रश्न और उत्तर दिए जा रहे हैं। कविता को समझने के बाद आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए, यानी अमल मुकम्मल कीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ है पद्य में आए प्राकृतिक घटक, यानी नज़म में आए हुए कुदरती अज्जा। नज़म में जो कुदरती चीज़ों का जिक्र किया हुआ है उनमें से 5 चीज़ों के नाम हमको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले इस नज़म में आया हुआ है रवि यानी सूरज, धरा, गगन, किरण, मेघ। इतने सारी कुदरती अज्जा इस नज़म में आए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, उचित शब्द लिखिए, मुनासिब लफ्ज लिखिए। नंबर 1, सहम कर कांपने वाली। नज़म में सहम कर कांपने वाली कौन है? कच्ची दीवार। नंबर 2, घोंसला उजड़ने पर रोने वाला, पाखेरू यानी पंछी। नंबर 3, सुख दुख बांटने वाला, डाकिया। नंबर 4, वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली,
मैया यानी माँ। प्रश्न क्रमांक 3, ये कृति है। किरण शब्द की दो विशेषताएं। किरण यानी रोशनी, इस शब्द की दो खूबियां हमको लिखना है। विशेषता ये लफ्ज बार बार आता है, अब याद रखेंगे इसका मतलब होता है सिफत, खूबियां या एडजेक्टिव। 3 मतलब होते हैं इसके, खूबियां, सिफत या एडजेक्टिव, और तीनों का मतलब एक ही होता है, खूबियां। तो किरण इस शब्द की 2 खूबियां हमको बताना है। तो पहली खूबी है निर्मल किरण और दूसरी खूबी है थकी हारी किरण, जो इस नज़म में इसका जिक्र किया हुआ है। आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। इसका अर्थ ये होता है कि नीचे बॉक्स में दिया हुआ वाक्य यानी जुमला, उसका काल पहचानना है और हिदायत के मुताबिक उसके ज़माने तब्दील करना है। जुमला दिया हुआ है बॉक्स में, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे, यानी गांव वाले भी खूब मेहनत कर रहे थे। परिश्रम यानी मेहनत। अब इसका ज़माना है यानी काल है अपूर्ण भूतकाल। अब हमने इस जुमले का ज़माना पहचान लिया। अब हिदायत के मुताबिक उसको बदलना है, सामान्य वर्तमान काल करना है पहला। अब ऊपर दिया हुआ जुमला सामान्य वर्तमान काल में तब्दील करना है। तो कैसे बदलेंगे फिर? गांव वाले भी खूब परिश्रम करते हैं, रहे की बजाय करते और थे की बजाय है। नंबर 2, सामान्य भविष्यकाल। उसी जुमले को सामान्य भविष्यकाल में भी बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे, ये हो गए सामान्य भविष्यकाल। अब उसके बाद ही है अपूर्ण भविष्यकाल। तो जुमला बदलेगा, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे होंगे। उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कैसे बदलेगा? गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया है। उसके बाद सामान्य भूतकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करते थे। अपूर्ण वर्तमान काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे हैं। उसके बाद पूर्ण भूतकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम, पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था। उसके बाद लास्ट वन, पूर्ण भविष्यकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया होगा। उपयुक्त लेखन से एक सवाल यहाँ पूछा हुआ है। मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा प्यारा त्यौहार, इस मजमून पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पर शॉर्ट में एक निबंध दिया जा रहा है, आप अपने तौर से भी लिख सकते हैं, और जो जवाब यहाँ दिया जा रहा है उस एतबार से भी निबंध आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।